बच्चों, आपका आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको एनसीईआरटी हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर करा रहे हैं। उस चैप्टर में हम आपको मगध का विकास या मगध के उत्थान के कारण बताएंगे। साथ ही मगध में शक्तिशाली राजा और मौर्य वंश के उदय के बारे में भी विस्तार से जानकारी देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मगध के सबसे शक्तिशाली क्यों बना। देखिए, 16 महाजनपदों में मगध का सबसे शक्तिशाली बनने के 6-7 कारण हैं। 5 मैंने लिख रखे, 2 मैं अलग से बताऊंगा। पहला है उपजाऊ भूमि। असल में ये जो इलाका था वो गंगा और कोसी नदी का, यानी कि गंगा और गंगा की सहायक नदियों के दोआब का इलाका था। दोआब का इलाका उस इलाके को कहते हैं जहां अक्सर गंगा या जो भी नदी है अपने साथ बाढ़ की मिट्टी लेकर आती है और वो जमीन उपजाऊ हो जाती है। दोआब की जमीन ऐसी और फर्टाइल है। अब आपको पता है कि जब किसान के पास अच्छी फसल होगी, अच्छा आमदनी होगी, तो वो क्या काम करेगा, ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा मालदार होगा, राजा को भी टैक्स ज्यादा मिलेगा। क्योंकि प्राचीन टाइम में राजा के टैक्स का मुख्य स्रोत क्या था, वो थी आपकी एग्रीकल्चर की उपज, जो वहां उस दौर के लोग थे। दूसरा था लोह अयस्कों की उपलब्धता। आपको पता है कि ये जो इलाका था वो बिहार और झारखंड के आसपास का इलाका था। वहां बड़ी मात्रा में लोहे की खान पाई जाती थी। लोहा औजार बनाने में काम आता था। तीर, धनुष, तलवार ये सब लोहे की बनती थी। तीसरा पॉइंट है हाथियों की उपलब्धता। उस वक्त पर सेना की मुख्य शक्ति थी हाथी, और जिस राजा के पास जितने सारे हाथी उतनी मजबूत उसकी सेना। उस इलाके में आसानी से हाथी उपलब्ध थे। चौथा है गंगा नदी से यातायात की सुविधा। देखिए, गंगा उत्तराखंड से चलकर बिहार होते हुए, उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जाती है, जिससे यातायात आसान था। व्यापार, सामान, संचार आसानी से एक जगह तक ले जाया जा सकता था। पांचवा कारण है महत्वाकांक्षी राजा, यानी शक्तिशाली और दूरदर्शी शासक। महत्वाकांक्षी राजा उन्हें कहते हैं जो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं, राज्य को बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे राजा महत्वाकांक्षी राजा कहलाते हैं। कुछ मगध के प्रमुख राजाओं के बारे में मैं आपको बता देता हूं। पहला है बिंबिसार। ये बच्चों बिंदुसार नहीं है, ये बिंबिसार है। अब बिंबिसार मगध, इसने मगध का विस्तार कर कई राज्यों को मगध में मिलाया। दूसरा अजातशत्रु, ये बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु को जो है पितृहंता भी कहा जाता, बाप को मारने वाला, यानी इसने अपने बाप बिंदुसार की हत्या की थी। वैशाली और कौशल पर विजय प्राप्त की थी। उसके बाद मगध पर जो शासन आया वो नंद वंशों का शासन आया, और उनका जो पहला राजा था महापद्म नंद। और आगे में इस वीडियो में जब मैं मौर्यों के उत्थान के बारे में बताऊंगा और पूरे हिंदुस्तान का पहला एक सम्राट के बारे में बताऊंगा, तब मैं बताऊंगा कि महापद्म नंद का पुत्र जो था, जिसका नाम धनानंद था, उसे किस तरीके से हराया। ये मैप में आप देख लीजिएगा, मगध है और ये गंगा नदी बह रही है। और इसकी पहली राजधानी राजगृह थी और बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र बनी। बच्चों, पहली राजधानी थी, प्रारंभिक राजधानी राजगृह। बच्चों, राज माने राजा और गृह माने घर, राजा का घर। दूसरा, कई जगह इसका नाम राजगीर भी मिल सकता है आपको, तो ध्यान रहना कि सर ने जो है आपको राजगृह पढ़ाया, राजगीर, तो ध्यान रखना। ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ प्राकृतिक सुरक्षा का क्षेत्र था, यानी कि दुश्मन जो है इस इलाके पर आसानी से एंट्री नहीं कर सकता था, जिसका फायदा इसे मिलता था। साथ ही बिंदुसार और अजातशत्रु के दौर में यही इसकी राजधानी रही। देखिए, पहाड़ी इलाका जब चारों तरफ से किसी इलाके को कवर करता है तो दुश्मन को है ना उस इलाके को जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाद में इस राजधानी की जगह पाटलिपुत्र राजधानी कर दी गई। पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित है और महापद्म नंद और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। ये 3 महत्वपूर्ण तथ्य आप देख लीजिएगा। मगध 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का सबसे शक्तिशाली राज्य था। इसका विस्तार गंगा के मैदान में सबसे अधिक था और बाद में यहीं पर मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी, जो भारत का पहला साम्राज्य बना। मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। बच्चों, मैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तुम्हें थोड़ी सी जानकारी विस्तार से दूंगा। और उनका जो शासन था लगभग 321 ईसा पूर्व के तक था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप कुछ फैक्ट समझिए, और उससे पहले आप छोटी सी घटना सुनिए जिससे आपके चैप्टर की और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में काफी कुछ समझ में आ जाएगा। दौर था सिकंदर महान का भारत पर आक्रमण। जब सिकंदर महान ने पोरस को हरा दिया, हराने के बाद सिकंदर ने अपना डेरा जो है व्यास नदी की दूसरी साइड डाल दिया और वो व्यास नदी पार करके भारत के और इलाकों को जीतना चाहता था। सिकंदर पूरी दुनिया विश्व विजय करना चाहता था।
ये खबर जब तक्षशिला यूनिवर्सिटी के एक अध्यापक जिनका नाम था चाणक्य, आप लोगों ने चाणक्य के बारे में काफी कुछ सुना होगा, यहां भी आप कुछ याद करिए, लिख लीजिएगा। चाणक्य के 3 नाम थे, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। चाणक्य चनी का पुत्र होने के कारण, कौटिल्य उनकी कुटिल नीतियों के कारण और विष्णुगुप्त उनका रियल नेम था। उन्होंने अर्थशास्त्र नाम की किताब की रचना की थी, जो किताब जो है प्रशासनिक किताब है। ध्यान रखना, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की किताब ना होकर प्रशासनिक किताब है। अब जब वो पता चला तो उन्होंने सोचा कि यार सिकंदर के सामने भेड़ बकरियों की तरह एक एक महाजनपद कटने से बढ़िया ये है कि सारे के सारे महाजनपद अपनी संयुक्त सेना रखें और इससे सिकंदर से लड़ें, तो सिकंदर को हराने की संभावना ज्यादा हो सकती है। इसलिए वो अलग अलग महाजनपदों में घूम रहा था। उसके बाद सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था, जिसका नाम मैंने आपको बताया है, वो था मगध। मगध पर उस वक्त राज था नंद वंश के शासक धनानंद का। धनानंद एक कुटिल और धूर्त किस्म का राजा था। चाणक्य जब उसके दरबार में पहुंचे तो उसने इनकी बात सुनी और बात सुनने के बाद में तिरस्कार किया, धक्के मार के अपने दरबार से निकाल दिया। ऐसा पढ़ा है मैंने कि उन्होंने अपनी शिका यानी कि चोटी, पंडित जो है, ब्राह्मण जो है, अपनी चोटी रखते हैं, चोटी के जो गांठ थी वो खोल दी और उन्होंने कहा कि जब तक तुझे समूल नहीं नष्ट कर दूंगा तब तक मैं अपनी शिका नहीं बांधूंगा। बहरहाल इस घटना के बाद में चाणक्य जैसे ही बाहर निकले और छिपते फिर रहे थे, क्योंकि राजा को चैलेंज देकर आए थे, उन्हें एक गुलाम मिला और उस गुलाम में राजसी गुण देखकर, राजसी टैलेंट देखकर उसे उन्होंने उससे गुलाम बेचने वाले से खरीद लिया। वही गुलाम चंद्रगुप्त मौर्य था और इसको अपने साथ तक्षशिला यूनिवर्सिटी ले आए, वहां पर पढ़ाया, यमुनों यानी कि सिकंदर की सेना में भर्ती कराया, वहां पर जो है ट्रेनिंग दिलाई और ट्रेनिंग दिलाई। इसके बाद उन्होंने कोशिश की, कई सारे प्रयासों के बाद में मगध पर विजय हासिल की। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं यहां पर उसकी डिटेल नहीं बता रहा हूं। किसी और वीडियो में जो मैं यूपीएससी के लिए पढ़ाता हूं वहां पर मैं आपको बताऊंगा। जब चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना, उसके दौर में भारत के ज्यादातर महाजनपद चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में आ गए। एक घटना आप और भी याद रखना, सिकंदर के मरने के बाद, सिकंदर मर गया तो उसका दोस्त था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ने अपने दोस्त और अपने राजा सिकंदर का ड्रीम पूरा करने के लिए भारत पर दोबारा हमला किया और जंग हुई चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। सेल्यूकस निकेटर को हराने के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने उसके भी इलाकों पर कब्जा कर लिया, वो इलाके भी मिल गए और इनमें ट्रीटी हुई। उस ट्रीटी में सेल्यूकस निकेटर ने अपनी जो बेटी थी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। इसमें थोड़ी सी वो है, कुछ लोगों का कहना है कि चंद्रगुप्त मौर्य से नहीं, उसकी बेटी से की थी। बहरहाल इसमें इतना ही समझना है कि उससे एक शादी का समझौता हुआ था जिसमें उसकी बेटी की शादी मौर्यों में हुई थी। अब इसका जो बेटा था जिसका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार नाम क्यों था? क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि इसकी चंद्रगुप्त मौर्य की बीवी जब बगीचे से फूल चुन रही थी तो उसके सांप ने काट लिया। उस समय पेट में बिंदुसार था, ऑपरेशन करके यानी पेट फाड़कर उस बच्चे को निकाला गया, क्योंकि सारे बदन पर जहर फैल गया था तो बच्चे के मरने के भी चांस ज्यादा थे। तो पूरी बॉडी उसकी सेफ थी, लेकिन माथे पर उसके जहर का निशान था, रह गया था, जो बाद तक रहा। उसी के आधार पर उसका नाम बिंदुसार रख दिया। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में 2-3 चीजें मैं आपको और बता दूं। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु के प्रभाव में आकर जैन धर्म अपना लिया था और जैन धर्म अपनाने के साथ ही आखिर में जैन धर्म में एक ऐसी प्रथा है जिसमें जब कोई सन्यासी अपने प्राण त्यागना चाहता है तो खाना पीना छोड़ देता है। उसी प्रथा के तहत दक्षिण भारत में चंद्रगिरी की पहाड़ी कर्नाटक में वहीं इनका देहांत हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य जब भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत गए तो जैन धर्म में इसके जो ऋषि होते हैं, साधु होते हैं, वो बिना कपड़ों के रहते थे। उत्तर भारत में तो लोग इनसे परिचित था, दक्षिण भारत के लोगों ने ऐतराज किया और उन्हें अपने में आत्मसात नहीं किया, जिसके कारण भद्रबाहु ने सफेद रंग के वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया। यहीं से है ना जैन धर्म 2 हिस्सों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वो जो बिना सिला सफेद वस्त्र, सफेद कपड़ा अपनी बॉडी पर लपेट लेते हैं। दिगंबर वो जो पूर्ण रूप से नंगे रहते हैं। आप यहां पर ये बात समझ लीजिए कि जैन धर्म के जो मूल लोग हैं यानी कि आम लोग जो हैं वो
कपड़े पहनते हैं? कभी आप ये सोचो, सिर्फ ये जो साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं, यही कपड़े नहीं पहनते। हाँ, एक बात और सुनिए, इस वक्त जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो भी जैन धर्म को फॉलो करते हैं। बिंदुसार के बाद में उनका बेटा सम्राट अशोक शासक बना। सम्राट अशोक के बारे में मैं आपसे बता दूं, ये बिंदुसार का सबसे छोटा बेटा था और बिंदुसार चाहते थे कि अशोक शासक बने, लेकिन बाप के बाद में उसका बेटा, बेटों में भी ज्येष्ठ बेटा, वो राजा बने। मृत्यु के 4 साल बाद अशोक को राजपाट मिला और तब तक इनमें आपस में गृह युद्ध चलता रहा, क्योंकि अशोक के जो बड़ा भाई था उसका नाम था सुसीम। अशोक ने भारत पर कब्जा करने के बाद में जिन लोगों ने उसके भाई सुसीम का साथ दिया था, उन सबको मारना शुरू कर दिया और बहुत कत्लेआम किया, जिसकी वजह से शुरुआती दौर में उसे चंड अशोक के नाम से जानते थे। अशोक की जिंदगी का सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट था वो था कलिंग की विजय। कलिंग क्या था? कलिंग आज का उड़ीसा, उड़ीसा का जो इलाका था, वहां का जो राजा थे उनसे इसकी जंग, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जाना है, उस इलाके में जाना है, समुद्र का वहां का इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए उड़ीसा एक अहम जगह थी। इसी कारण जो है अशोक ने उड़ीसा पर हमला किया। करीब 261 ईसा पूर्व में लड़ा और इस जंग में वहां की कलिंग की औरतें भी जंग में शामिल हुई, बच्चे भी शामिल हुए। और जब अशोक इस जंग को जीतने के बाद आगे जा रहा था, तो उसने देखा कि कुछ लोग मॉन्क हैं, साधु हैं, वो बड़े शांत मन से भिक्षाम देहि, बुद्ध शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि, बड़े शांत विचार से आ रहे हैं। अशोक ने उन्हें बुलवाया और बुलवाने के बाद में उनसे कहा कि भाई तुम लोग, हम इतनी जंग जीत रहे हैं, राजा हैं, इतने जगह के स्वामी हैं, हमें सुकून नहीं और तुम बड़े बगैर उससे जा रहे हैं। उसने कहा तुझे भी सुकून मिल जाएगा, जाकर वापस देख कर, जहां जंग में तो खून खराबा करके आया। तो अशोक जब वापस लौटे तो उन्होंने देखा किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी की टांग कटी हुई है, कोई लड़खड़ा रहा है, कोई किसी की टांग कुत्ता लेके जा रहा है, किसी की आंख निकली पड़ी है, बेशुमार लोगों की लाशें। ऐसा बताया जाता कि लाखों लोग मारा गया था कलिंग की युद्ध में। तो अशोक का दिल परिवर्तित हुआ और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया और उसने फैसला किया कि अब वो अपनी सारी जिंदगी धर्म का प्रचार करेगा। अशोक ने हिंसा को त्याग दिया और धर्म का रास्ता अपना लिया और श्रीलंका में, और इसने एक अपना डिपार्टमेंट भी बनाया था, मैं आगे इसके बारे में डिस्कस करूंगा। वो डिपार्टमेंट की ड्यूटी यही थी कि वो धर्म का प्रचार करें और खुद अपना बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। और आज भी श्रीलंका में जो बोधि वृक्ष है वो उसकी बेटी संघमित्रा अपने साथ लेके गई थी, जिस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। क्योंकि यहां तो शशांक नाम के राजा ने उसमें विष लगाकर, कील में विष, जहरीले कील लगाकर ठोक दी थी उसमें, जिसकी वजह से वो सूख गया था पेड़। अभिलेख, अशोक ने जो जो अपनी नीतियां, जन कल्याण की नीति, जैसे कुएं खुदवाने, सराय बनवाने, होटल्स बनवाने, अस्पताल बनवाने, जानवरों के लिए अस्पताल बनवाने, वो सब बनवाए और साथ ही साथ जो काम करा रहे थे उन अभिलेखों पे लिखा जा रहा था। अभिलेख मैंने बताया था, पत्थर की सतह, लोहे की सतह, उस पर जो है एक सार करके लिखा गया लेख अभिलेख कहलाता है, जिससे कि लोगों को पता चले कि अशोक ने क्या क्या काम कराए, राजा का क्या क्या आदेश है। क्योंकि उस टाइम में और आज के वक्त में बहुत फर्क है। रेडियो पर, मोबाइल में, यूट्यूब पे, किसी भी माध्यम से आज तो प्रचार कर सकते हैं, लेकिन राजा के क्या आदेश है, परमानेंट राजा कैसा चाहता है, राजा के विचार क्या है, राजा ने जल करने के क्या काम किए, ये सब लिखने पड़ते हैं। ये साम्राज्य की विशेषता, पहली विशेषता है विशाल साम्राज्य, लगभग पूरे भारत में फैला हुआ था। सुदृढ़ प्रशासन, चाणक्य यानी कौटिल्य जिनके बारे में मैंने अभी बताया था आपको, सहायता से संगठित शासन किया। इनकी मजबूत सेना थी, पैदल सेना, घुड़सेना, रथ सेना, हाथी सेना ये थी। पाटलिपुत्र राजधानी थी जो एक समृद्ध और सुरक्षित स्थान था। मैं आपसे बता दूं मौर्यों के बारे में, मौर्यों के इतिहास के बारे में मेगास्थनीज ने भी लिखा है। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो मौर्यों के दरबार में रह रहा था। और एक चीज बात और लिखिए, इनकी जो किताब है उसका नाम था इंडिका। मूल रूप से तो ये किताब इंडिका अभी उपलब्ध नहीं मिलती, लेकिन उस सब के बावजूद भी मैं आपसे बता दूं इंडिका का रेफरेंस मिलता है। जैसे मान लो मैंने कोई किताब लिखी है और जो बात इंडिका में लिखी थी मैंने वो लिखी है, अपने उसमें रेफरेंस दिया कि ये जो बात है मैंने इंडिका से ली है। तो मेगास्थनीज कौन था? मौर्यों के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। उसने पुस्तक लिखी, का नाम था इंडिका। उस किताब के बारे में उसने लिखा और उसने ना मौर्यों की सेना के बारे में विस्तार से लिखा। हाथी कैसे पकड़े जाते थे, सेना किस तरह से कार्य करती थी, पूरी डिटेल उसके अंदर है।
बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिएगा, उससे हमें उत्साह मिलेगा। न्यू चैनल है, सपोर्ट कीजिए। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।